Hello guys, welcome back to my channel, and today I am going to continue chapter 2, nutrition in humans. So in the previous video we had learned various kinds of things, and today I am going to start today I am going to tell you small intestine again, just because further there is something about small intestine, so it will be easy for us to understand that. तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है और वो 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर वो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा घूमी सी होती है। अभी हल्का सा आगे गए एक टर्न आ गया, हल्का सा आगे का एक टर्न आ गया, वैसी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे हो के वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और उसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं हमारे लीवर से, पैनक्रियास से और दूसरी चीज़ों से। और उसके साथ साथ उसकी जो वॉल होती हैं वो खुद भी जूसेस को सीक्रेट करती हैं। और जो लिवर होता है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट में होता है ना। और वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। वो बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि एक सैक में स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो बाइल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हमारे फैट्स के डाइजेशन में। और पैनक्रियास जो होते हैं वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं स्टमक के नीचे। तो पैंक्रियाटिक जूस वो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है, फैट्स एंड प्रोटीन्स पे भी वो एक्ट करता है और उन सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो पैनक्रियाटिक जूस इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तीनों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद जब पैनक्रियाटिक जूस उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में, तो पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जब वो पूरा डाइजेस्टेड नहीं होता, वो फूड अब पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस जिसे खुद स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है, वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देती है फूड के सारे कंपोनेंट्स को। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपल शुगर में, जैसे ग्लूकोज, फैट्स। और जैसे ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूटते हैं और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स में टूटते हैं और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, एंड प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब निकल सकता है हमारी ब्लड वेसल से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, एंड इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं और इन्हें हम कहते हैं विली। और विली का सिंगुलर होता है विलस, प्लूरल विली। तो क्या आप सोच सकते हो कि जो विली होती है उसका क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में? तो विली जो होती है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे मतलब जो विली होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड का। हर एक विलस मतलब सिंगुलर विली, हर एक विलस का नेटवर्क होता है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो उसके सरफेस के पास होती हैं। और ये जो सरफेस होता है विली का, ये एब्जॉर्ब कर देता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देती है उन्हें ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के, जहाँ पे वो यूज़ किए जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्ड करने के लिए, जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी जो रिक्वायर करती है, और इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है हमारे ऑक्सीजन की हेल्प से, और ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, और वाटर के अंदर भी। और एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। और जो फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है और अनअब्जॉर्ब रह जाता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी वाइड होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वो 1.5 मीटर की होती है लेंथ में, और उसका फंक्शन होता है कि वो वाटर अब्जॉर्ब करती है और कुछ साल्ट अब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड से। और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में चला जाता है और वहीं पे रहता है सेमी सॉलिड फेसेस में। और जो फेशियल मैटर होता है वो हमारे एनस के थ्रू टाइम टू टाइम निकल जाता है, इसे हम इजेशन कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है।
तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा कि काउस और बफेलो और बाकी ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना चबाते रहते हैं जब वो खाना खा भी नहीं रहे होते। एक्चुअली वो जब खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो वो जल्दी जल्दी स्वॉलो कर जाते हैं ग्रास को, और उन्हें उस ग्रास को वो अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं र्यूमन। और यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड रहता है और उसे हम कहते हैं कड, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो खाना खा लेते हैं तो जो कड होता है वो दोबारा से माउथ में चला जाता है छोटे छोटे लम्स में, और एनिमल उसको च्यू करता रहता है, उसको खाता रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन। एंड जो एनिमल्स र्यूमिनेशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, र्यूमिनेंट्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज में रिच होती है, सेल्यूलोज उसमें बहुत ज़्यादा होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। और जो र्यूमिनेंट्स होते हैं जैसे कैटल, डियर एक्सेट्रा, तो उनके अंदर बैक्टीरिया एक प्रेजेंट होता है उनके र्यूमन में जो उनको हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो जो ग्रास होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अगर वो उसको मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें काफ़ी लंबा च्यू करना पड़ेगा, और अगर जो एनिमल्स होंगे वो उसको लंबा च्यू करते रहेंगे तो उनको इतना ज़्यादा फूड नहीं मिल पाएगा खाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा काउस बफेलो को, इन सबको जो मिल्क दूध देने वाले लोग होते हैं वो रखते हैं, तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता है, तो वो इस वजह से जल्दी खा लेते हैं और वो उसको स्टोर कर लेते हैं। मतलब ये इस वजह से नहीं कि जो र्यूमन होता है वो सिर्फ दूध वाली भैंस और गायों में होता है, सारी जो ये होती हैं कैटल्स होते हैं सबके अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। तो इन सब कैटल्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे र्यूमन हेल्प करता है, जो र्यूमन में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो बैक्टीरिया र्यूमन में प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। और मैनी एनिमल्स, ज़्यादातर सारे एनिमल्स जिसके अंदर हम ह्यूमंस भी आते हैं, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता। और जैसे एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, इन सब के अंदर एक काफ़ी बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कैल्शियम बोलते हैं, और जो उनकी ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो सेल्यूलोज उन लोगों का सेल्यूलोज जो होता है उस फूड का वो उधर डाइजेस्ट होता है उस बैक्टीरिया के एक्शन से जो हम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया, तो सो फार आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनका ना कोई माउथ होता ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता। तो फिर वो लोग फूड को कैसे लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो अब नीचे हम पढ़ेंगे दूसरे इंटरेस्टिंग वे में जो फूड इनटेक का। अब हम ऊपर चल के पहले डायरिया पढ़ते हैं। तो कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको काफ़ी वाटरी स्टूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा स्टूल होता है वो सॉलिड की जगह बहुत ज़्यादा वाटरी सा हो जाता है, पानी सा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया। तो ये तब होता है, ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है जब फूड पॉइजनिंग होती है या फिर इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। और ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और पर्टिकुलरली बच्चों में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं बाहर का जो कि उनको स्टमक को थोड़ा सा हार्म कर सकता है, और सेवियर कंडीशन में वो फैटल भी हो सकता है। फैटल का मतलब होता है डेंजरस, और ये इस वजह से होता है जब हमारे अंदर एक्सेसिव लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर और साल्ट्स का बॉडी में से। तो अगर आप पानी कम पीने लग जाओगे तो आपको 2 से 3 दिन में फील होगा कि आपकी जो स्टूल है वो वाटरी हो चुकी है। और जो डायरिया होती है हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और एक डॉक्टर से कंसल्ट करने से भी पहले अगर आपको डायरिया हो गया है
तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के पहले ही जो पेशेंट है उसे हमें थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर और थोड़ा सा कूल्ड वाटर, मतलब थोड़ा ठंडा पानी जिसके अंदर हमें थोड़ा सा साल्ट और शुगर मिला के देना है। इसे हम क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, और वो ज़्यादातर पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो, और एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। और अमीबा जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है और अपनी पोजीशन को भी। वो सिंगल सेल्ड होता है ना, और वो एक एक करके इट पुशेस आउट वन, और वो एक या फिर काफ़ी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पुश करता है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। और उन्हें वो फॉल्स फीड भी होते हैं जिसको अमीबा यूज़ करता है फूड को कैप्चर करने के लिए। तो अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। जब वो फूड को सेंस कर लेता है वो सूडोपोडिया को पुश करता है उस फूड पार्टिकल की तरफ और उसे अंदर ले लेता है, और जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो अमीबा उसे सीक्रेट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, और वो एक्ट करते हैं उन फूड के ऊपर और उसे तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब अमीबा जिससे बढ़ सके, मेंटेन कर सके अपने आप को, और वो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएँ। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है उस फूड का वो बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के साथ, वैक्यूल से। तो अमीबा में भी हमारे जैसा ही होता है कि वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है और उन्हें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर कर देता है। लेकिन अमीबा हम लोगों की तरह, हम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह उसे खाता नहीं है अपने हाथ उसे उठा के मुंह में नहीं, उसके अंदर सूडोपोडिया होता है ना। और जो बेसिक प्रोसेस होता है अमीबा के डाइजेशन का वो और फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, जो मैंने आपको बताया। और आगे चैप्टर में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो गाइज, चैप्टर इज ओवर नाउ, and in the next video we will start any another subject. And if you liked the video, so please subscribe to my channel and give it a thumbs up. Thanks for watching.